हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो चलिए सभी लोग आ जाइए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक इन्वर्टर के बारे में। ठीक है, तो आपका क्या है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक है आपका इन्वर्टर। ठीक है, और इस इन्वर्टर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे शॉर्ट में। ठीक है, क्योंकि जब आप इन्वर्टर से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, इसीलिए हमने क्या किया है, आपके लिए इन्वर्टर्स चैप्टर से कुछ टॉपिक्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको जब भी क्वेश्चन इसके सॉल्व करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको समझ में भी आएंगे और उसको आसानी से याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको शॉर्ट में इन्वर्टर के टॉपिक जो भी हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको हम डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक है हमारा इन्वर्टर। ठीक है, तो इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर होता क्या है, सबसे पहले तो दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, इन्वर्टर। अब इन्वर्टर की अगर बात करें तो इन्वर्टर क्या होता है, तो हमेशा याद रखना इन्वर्टर क्या है। आप लोग जनरली जानते होंगे कि इन्वर्टर का काम क्या होता है, वो फिक्स डीसी को क्या करता है, फिक्स डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, वेरिएबल एसी में। ठीक है, वेरिएबल एसी आउटपुट में। अब ये वेरिएबल हमने जब कह दिया तो वेरिएबल का मतलब क्या है आपका, कि आउटपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कैसी होगी हमारी, वेरिएबल होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, वेरिएबल एसी का मतलब है आउटपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट वोल्टेज हमारा वेरिएबल है। ठीक है तो ये तो आपका हो गया क्या, आपका इन्वर्टर हो गया। ठीक है, समझ गए, यानी कि इन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है जो फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करती है। अब बात करते हैं इन्वर्टर के टाइप्स की, तो क्लासिफिकेशन कह सकते हैं या टाइप्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आप डाल के लिख सकते हो, शॉर्ट में आप लोग नोट करते जाइए, जिससे क्या होगा, आपका जब एग्ज़ाम होता है तो उसको आप देख के जाइए एक बार, तो सारी चीज़ें आपको जो भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड तो आपके कहीं ना कहीं समझ में आ जाएंगे वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर के टाइप की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एक होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, याद रखेंगे। ठीक है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BSI। ठीक है, याद रखेंगे BSI। अब ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर फर्दर डिवाइड हो जाता है हमारा दो पार्ट में, कौन कौन से, एक होता है हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा होता है इसी में PWM इन्वर्टर। PWM का मतलब पल्स विद मॉड्यूलेशन इन्वर्टर। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा क्या होता है, सिंगल फेज हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर। थर्ड होता है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए। और थर्ड हमारा है, फोर्थ हमारा कौन सा है, थ्री फेज BSI मतलब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। और पांचवा कौन सा है, करंट सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, CSI। ठीक है, CSI। अब इसी में हमारा क्या होता है, नेक्स्ट याद रखेंगे, एक होता है सीरीज इन्वर्टर। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा पैरेलल इन्वर्टर।
पैरेलल इन्वर्टर। ठीक है, तो ये इतने टाइप के हमारे क्या होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के, स्क्वायर वेव इन्वर्टर, पल्स इन्वर्टर। ठीक है, अब इसमें जो आपके बात करते हैं कि जो सिंगल फेज और सिंगल फेज हाफ वेव, सिंगल फेज फुल वेव, थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसमें हमारा क्या होता है कि वोल्टेज फिक्स रहता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड वोल्टेज होता है, किसमें, ये तीन में। ठीक है, ये इतने में, तो ये हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड वोल्टेज होते हैं इसमें, फिक्स्ड। जबकि ये क्या होते हैं, करंट सोर्स इन्वर्टर, सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर, इसमें क्या होता है हमारा, फिक्स्ड करंट होती है। क्या, फिक्स्ड करंट होती है। इतनी चीज़ याद रखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये तो हमारे टाइप हो गए। अब इसी में अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे करंट सोर्स इन्वर्टर हैं या वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा बेसिकली क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, क्या चीज़ हमारी वेरिएबल होती है, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर बात करते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हमारा मान लिया ये वोल्टेज हमारा डीसी वोल्टेज, ठीक है, और ये वोल्टेज है वी, सप्लाई को ही मान लेते हैं, और ये हमारा कोई लोड कनेक्ट है। इस तरीके से अगर आपने इन्वर्टर यूज किया है तो इन्वर्टर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको ये कैसा होना चाहिए, वेरिएबल हमको मिलना चाहिए लोड। ठीक है, वेरिएबल यानी कि लोड पे हमारी कैसी सप्लाई होनी चाहिए, सॉरी, लोड पे हमारा कैसा आउटपुट होना चाहिए, वेरिएबल, क्योंकि हम जानते हैं अब जो वेरिएबल होगा तो इस केस में हमारा क्या होगा, करंट जो भी फ्लो होगी वो भी हमारी वेरिएबल हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो वेरिएबल करंट होगी तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये वोल्टेज भी वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन हमको करना क्या है, फिक्स्ड वोल्टेज रखना है इसको। तो इस वोल्टेज को फिक्स रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक लार्ज कैपेसिटर लगा देते हैं इसके पैरेलल में। ठीक है, ये क्या लगता है, एक लार्ज कैपेसिटर लगाया जाता है पैरेलल में। ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है अपने डीसी स्टेप वोल्टेज को। ठीक है, क्या करता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है। ठीक है, क्या करता है, ये मेंटेन करता है फिक्स्ड वोल्टेज को, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फिक्स वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए क्या लगाते हैं, इंडक्टर लगाते हैं या कैपेसिटर लगाते हैं, तो याद रखना कैपेसिटर की वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, किसके पैरेलल में, सप्लाई की। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का टाइप हो गया, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब करंट सोर्स की अगर बात करें, करंट सोर्स इन्वर्टर में, तो इसमें बेसिकली क्या है, हम क्या करते हैं, सप्लाई के सीरीज में एक इंडक्टर लगा देते हैं। और इंडक्टर ये क्यों लगा होता है, ये भी लार्ज वैल्यू का इंडक्टर हमारा लगा होता है। ठीक है, लार्ज इंडक्टर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेगा कि इंडक्टर करंट सोर्स में क्यों लगाते हैं, कैपेसिटर हम वोल्टेज सोर्स में क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो ये इंडक्टर लगा है। अब मान लेते हैं कि हमको आउटपुट पे क्या है, वेरिएबल हमको चाहिए, जैसे कि हमने अभी देखा, तो लोड वेरिएबल चाहिए आउटपुट पे, लोड आउटपुट वोल्टेज या करंट हमारी वेरिएबल चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, करंट भी हमारी चेंज होगी कि नहीं होगी, तो करंट चेंज होगी। अब इसमें हम जानते हैं कि अब करंट सोर्स इन्वर्टर है, तो करंट सोर्स, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, करंट सोर्स इन्वर्टर है ना, तो करंट सोर्स, ये करंट सोर्स इन्वर्टर है मान लिया, तो करंट चेंज होगी। तो इस करंट को, सोर्स करंट को अगर फिक्स रखना है, इस करंट सोर्स को फिक्स रखना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सोर्स एंड पे, ये सोर्स एंड है, तो सोर्स एंड पे हम क्या करते हैं, एक लार्ज इंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। इंडक्टर को कनेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंडक्टर क्या करता है, इस वोल्टेज को चेंज होने से, सॉरी, करंट सडन चेंज करंट फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इससे हमारी क्या होती, करंट फिक्स रहती है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज हमारा सडन वोल्टेज सोर्स वोल्टेज को फॉलो नहीं करता है कैपेसिटर। ठीक है, तो इसलिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। ये चीज़ आप नेटवर्क में पढ़े होगे तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इतनी बात याद रखेंगे कि हमारा करंट सोर्स इन्वर्टर में इंडक्टर लगता है और वोल्टेज सोर्स में कैपेसिटर लगता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों की। चलिए अब नेक्स्ट, इतनी बात समझ में आ गई, तो ये तो इन्वर्टर के बारे में कह लिया कि इन्वर्टर हमारे ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कि इन्वर्टर में क्या क्या चीज़ें और हमको याद रखनी है। जैसे ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है
कि जो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स होता है इन्वर्टर, ठीक है, इनमें हमारा फीडबैक किस में लगा होता है और फीडबैक डायोड किस में नहीं लगा होता है। तो याद रखेंगे जो करंट सोर्स इन्वर्टर है, करंट सोर्स इन्वर्टर, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि फीडबैक जो होता है, फीडबैक डायोड नहीं रिक्वायर्ड होती है, यहाँ की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जबकि वोल्टेज सोर्स जो होता है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, इसमें हमारा फीडबैक, याद रखेंगे, फीडबैक डायोड लगता है, ठीक है। तो इसमें हमारा फीडबैक डायोड प्रेजेंट होता है या लगता है। इतनी चीज़ याद रखेंगे इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या याद रखेंगे कि आप जानते हैं कि हमारा जो करंट सोर्स इन्वर्टर है, ठीक है, तो उसमें आउटपुट पे, इनपुट पे क्या होगा, हमारी रिफिल फ्री हमारा होना चाहिए, ठीक है, इनपुट करंट जो है हमारी रिफिल फ्री होनी चाहिए। तो इस रिफिल फ्री को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एल फिल्टर का यूज करते हैं करंट सोर्स से पहले, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब याद रखेंगे, टू मेक इनपुट करंट ऑलमोस्ट रिपल फ्री, ठीक है, रिपल फ्री। तो इसके लिए क्या करेंगे, एल फिल्टर जो है हम लगाएंगे, एल फिल्टर यूज्ड बिफोर करंट सोर्स इन्वर्टर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि कोई करंट सोर्स इन्वर्टर जो होता है हमारा, ठीक है, तो इसमें जो लोड होता है हमारा, जो लोड होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कम्यूटेटेड होता है, ठीक, याद रखेंगे। करंट सोर्स इन्वर्टर में भी लोड और फोर्स कम्यूटेटेड, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे हमने कहा लोड कम्यूटेशन, ठीक है, तो लोड कम्यूटेशन हमारा कब पॉसिबल होता है, जब हमारा पावर फैक्टर लोड का कैसा होता है, लीडिंग होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट और, तो लोड कम्यूटेशन पॉसिबल होता है कब, तो ये कुछ पॉइंट हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखें। कब, जब हमको पावर फैक्टर कैसा होता है लोड का, लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग, तब हमारा क्या होता है, लोड कम्यूटेशन पॉसिबल होता है। जबकि लोड पावर फैक्टर अगर आपका लैगिंग पावर फैक्टर है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फोर्स कम्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, तो लैगिंग पावर फैक्टर को के लिए फोर्स कम्यूटेशन, ठीक है, फोर्स कम्यूटेशन। इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए एक पॉइंट पे, और ये सारे पॉइंट आप एक बार देख के जाइएगा। इन्वर्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमने क्या किया है, आपके लिए कोशिश की है कि आपका टॉपिक शॉर्ट में बताया जाए, जिससे कि आपको जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये शॉर्ट है तो इसमें डिटेल में तो हम बता नहीं सकते, ठीक है। जब इसका फुल कोर्स लेके आएंगे आपके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर है, तो सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर में कुछ क्वांटिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है, आउटपुट वोल्टेज, हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज, फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज, तो वो पॉइंट हमको याद रखने होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सिंगल फेज के लिए हमारा ब्रिज इन्वर्टर के लिए आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, एंड हार्मोनिक करंट क्या होती है उसकी, ठीक है। तो याद रखेंगे, सबसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर जो होता है, बेसिकली हमारा अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाए तो ये सर्किट डायग्राम कैसा बनता है, तो ये सर्किट डायग्राम आपका ये बनता है, ठीक है। इसको देख लेंगे, हो सकता है सर्किट डायग्राम आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि हमारा ये सर्किट डायग्राम किसका है, ठीक है।
ये हमारा क्या बना है, ये यहाँ पे डायोड लगा है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये हमारा लोड लगा है, और ये है थायरिस्टर है, और ये डायोड है, ठीक है, ये डायोड है डी, और ये थायरिस्टर है। T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, और इसको D1 D2, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा, सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर होगा, ठीक है, सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, सॉरी, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो सप्लाई वोल्टेज होती है वो हमारी क्या होती है, वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, यानी कि हाफ तो आपकी पॉजिटिव साइकिल में दी जाती है और हाफ नेगेटिव साइकिल में, ठीक है, थायरिस्टर के कंडक्शन के हिसाब से, ठीक। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसका आउटपुट वेवफॉर्म जब आप निकालोगे, ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से, क्योंकि आउट लोड है ये हमारा। अब यहाँ से अगर हम ये बात करें कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, तो वो हम देखते हैं उसके वेवफॉर्म से। तो वेवफॉर्म की बात करें तो ये हमारी क्या होती है, हम मान लेते हैं कि हमारा थायरिस्टर है, IG1 गेट कर, इसको पल्स दिया, गेट पल्स, ठीक है, तो ये है, और हम मान लेते हैं इस तरीके से हमारी गेट पल्स मिल रही है थायरिस्टर 1 के लिए। थायरिस्टर 2 हमारा कब ऑन होता है, मान लेते हैं नेगेटिव साइकिल के लिए होता है, तो मान लेते हैं ये हमारी ये वाला यहाँ पे ऑपरेट होगा, और ये वाला यहाँ पे ऑपरेट होगा, ठीक है, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। इसको सही से बना लो, ये, ठीक है। तो ये हमारी गेट पल्स है। अब गेट पल्स जब हम देंगे तो अगर आउटपुट की बात करें, मान लिया ये थायरिस्टर हमारा ऑन होता है, तो ऑन होगा यानी कि ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑन होगा। तो इसका मतलब जब आप KVL जब इसमें लगाओगे ऐसे, तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, तो बताइए, इसका आउटपुट वोल्टेज हमारा मिलता है, याद रखेंगे, स्क्वायर वेवफॉर्म वोल्टेज मिलता है यहाँ से इन्वर्टर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या वोल्टेज मिलेगा, जितना हमारा ये गेट पल्स होगा, ठीक है, उसी तरीके से जितना वोल्टेज हमारा सप्लाई पे होगा वही वोल्टेज आपको यहाँ पे लोड पे मिलेगा कि नहीं, जब आप KVL लगाओगे। तो ये हमारा कितना होगा, BS/2 आउटपुट वोल्टेज। नेगेटिव साइकिल में अगर बात करें, ये वाला ऑपरेट करेगा तो हमारा ये आउटपुट मिलेगा, लेकिन जब हमारा ये क्या करेगा, ये वाला ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑफ रहेगा उस केस में, तो ये ऑन होगा। तो इस ऑन यानी कि थायरिस्टर 2 जो ऑन होगा, तो उस केस में जब आप KVL लगाओगे तो आप KVL वोल्टेज देखोगे तो हमारा वोल्टेज नेगेटिव आता है। तो जब T1 ऑन होता है, याद रखना, T1 ऑन होने के लिए हमारा वोल्टेज क्या मिलता है, BS/2। T2 ऑन होगा तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, BS/2, वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो अब नेगेटिव मिलेगा तो हम जानते हैं कि हमारा नेगेटिव क्या होगा, ये वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे इसके क्रॉस, जब ये क्या है, T1 है, T2 है, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, फिर यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा, फिर नेगेटिव T2 ऑन होगा तो फिर हमारा आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा स्क्वायर वेव फॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखना आप, सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर में जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज वेव फॉर्म हमारा क्या मिलेगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें -BS/2 है कि नहीं, ठीक। तो ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म आता है, ये क्या है हमारा आउटपुट वेव फॉर्म। ये आपको हो सकता है वेव फॉर्म भी पूछ ले कि यार ये किसकी वेव फॉर्म है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, आउटपुट वेव फॉर्म है। अब ये बात कर ली हमने आउटपुट वेवफॉर्म की। अब इसमें आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना होता है, तो याद रखेंगे पॉइंट। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, तो फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, जो RMS आउटपुट वोल्टेज होता है, RMS आउटपुट वोल्टेज, RMS आउटपुट वोल्टेज वो कितना है हमारा, देखिए यही है BS/2, है कि नहीं है, यही BS/2। और nth हार्मोनिक, दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, nth हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज, nth हार्मोनिक वोल्टेज वो कितना मिलता है। तो यहाँ से आप जब देखते हैं फोरियर सीरीज को सॉल्व करते हैं, जब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो ये आता है हमारा 2Vs/n और साइन n⍵t, ठीक है। तो ये हमारा क्या आता है, nth हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज निकल के आता है किसका,
सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का। ठीक है, अब इतनी 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। ये थर्ड पॉइंट याद क्या रखें, अगर इसी में देखिए, इसी वोल्टेज में अगर आपसे nth हार्मोनिक करंट पूछ ली जाए तो nth हार्मोनिक करंट क्या होगी बताइए इसकी। nth हार्मोनिक करंट, nth हार्मोनिक करंट, तो nth हार्मोनिक करंट के लिए क्या होगा बताइए, यही हो जाएगा ION इक्वल टू 2Vs अपॉन n पाई r हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और साइन ओमेगा nt। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, nth हार्मोनिक करंट हो गई। इसमें चेंज क्या किया, केवल हमने रेजिस्टेंस को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये वोल्टेज है तो B अपॉन R कर दोगे तो हमारी करंट निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट 3 हो गया। फोर्थ पॉइंट याद रखना है क्या, फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज। अब जब भी फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज की बात की जाती है, ठीक है, फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज, तो फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज में जो भी हमारी nth हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज होता है उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 रख दें। ठीक है, यानी कि यही हमारी फंडामेंटल होती है, n इक्वल टू 1 या 0 1 हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारी क्या निकल के आ जाती है, यहाँ पे 1 रखिए, n इक्वल टू 1, तो फंडामेंटल निकाल सकते हैं। तो V01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Vs अपॉन n पाई, तो n की जगह पे 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पाई, और साइन ओमेगा n की जगह पे देखिए क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा t। ठीक, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, आपको पूछ लेगा फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज बताना है, तो फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंज किया गया है, जो nth हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज होता है वहाँ पे हम n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो वही हमारा फंडामेंटल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर फंडामेंटल करंट पूछा जाए तो इसमें हम क्या कर देते हैं, n की वैल्यू 1 रख देंगे, किसके लिए, फॉर फंडामेंटल के लिए, फॉर फंडामेंटल करंट के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे इसमें। अब आपसे पूछ लेगा, पांचवा पॉइंट याद रखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है कि आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। अब आरएमएस वोल्टेज हम जब निकालते हैं, याद रखना, तो आरएमएस वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि आरएमएस वोल्टेज हमारा क्या होता है, पीक वोल्टेज अपॉन √2, यही रिलेशन होता है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो पीक वोल्टेज हमारा क्या है, देखिए इसमें हमारा nth हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज में जो पीक वोल्टेज है वो हमारा कितना है बताइए, तो पीक वोल्टेज हमारा यही है Vm। ठीक, तो Vm हमारा क्या है, ये है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फंडामेंटल का अगर बात करें, आरएमएस फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज, तो वो क्या हो जाएगा, V01 RMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, Bm की वैल्यू हमारी क्या है, तो Bm की वैल्यू हम जानते हैं क्या है हमारे 2Vs अपॉन पाई, यही होगा कि नहीं। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, अपॉन √2 कर देते हैं, तो अपॉन √2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2, तो यहाँ से √2 से यहाँ पे क्या बचेगा √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, RMS इक्वल टू √2 Vs अपॉन पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये पॉइंट याद रखेंगे रिजल्टेंट, कि √2 Vs अपॉन पाई हमारा क्या होता है, आरएमएस फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज। ये क्या है हमारा, आरएमएस फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये डायरेक्ट हमने क्या किया, देखो एक चीज़ आपको अगर पता है तो वहाँ से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, आरएमएस वोल्टेज पता है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है ये बताइए, आपको याद रखना है केवल nth हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज। तो ये आपको अगर याद है तो आप क्या कर सकते हो, इन सभी वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे निकाल सकते हो, करंट की वैल्यू पूछी जाए तो अपॉन R कर दिए यहाँ पे, फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज की पूछी जाए तो उसमें n इक्वल टू 1 पुट कर दिए तो यहाँ से ये निकल जाएगी। ऐसे ही अगर आउटपुट आरएमएस वोल्टेज पूछा जाए तो हम जानते हैं Bm की वैल्यू यहाँ पे ये होती है। ठीक है, या IM या Vm, तो यहाँ से आप इस रिलेशन से रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इसमें इसी तरीके से अगर बात करते हैं कि फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर का,
ठीक है, एक होता है हमारा फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर, ठीक है, FDP, FDF, ये क्या है, फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर के लिए आपको, हम जानते हैं कि फंडामेंटल डिस्टॉर्शन G होता है। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट, फंडामेंटल आउटपुट आरएमएस वोल्टेज, फंडामेंटल आउटपुट आरएमएस वोल्टेज क्या है, V0 1, ठीक है। अब आउटपुट आरएमएस यही होता है। डिस्टॉर्शन फैक्टर आप पता होगा आपको, ठीक है, जब आप पढ़े होगे तो थोड़ा तो इतना तो आपको पता होगा, डिस्टॉर्शन फैक्टर, फंडामेंटल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल आउटपुट आरएमएस वोल्टेज अपॉन आउटपुट आरएमएस वोल्टेज, ये याद रखना। ऐसे करंट पूछा जाए तो करंट के लिए भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से देखिए फंडामेंटल आउटपुट आरएमएस हम कितना निकाले थे, तो वो हमारा कितना निकल के आया था बताइए, ये हमारा निकल के आया था 2। देखिए फंडामेंटल आउटपुट आरएमएस हमारा क्या था, ये था हमारा 2 BS अपॉन पाई, यही था, ठीक है। और आउटपुट आरएमएस की बात करें तो आउटपुट आरएमएस देखिए क्या है था, आउटपुट आरएमएस हमारा ये वाला था, देखिए। अब इस आउटपुट आरएमएस की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, BS/2, तो BS से BS कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये क्या 2 ऊपर चला जाएगा तो 2√2 अपॉन पाई, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन फैक्टर हमारा क्या निकला, √2 अपॉन पाई, ठीक। ये पॉइंट याद रखेंगे, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, हो सकता है ऑप्शन में दे दिया जाए डिस्टॉर्शन फैक्टर की वैल्यू। अब एक पॉइंट और याद रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की बात करें तो हम जानते हैं THD बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है हमारा, अंडर रूट में 1/G²-1, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है, ये हमने शायद बताया भी है आपको। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिस्टॉर्शन की वैल्यू, G की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ये। तो इस वैल्यू को पुट करने पे जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 48.34%, ठीक है। तो अब याद रखना कि जो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता है उसका टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना होता है, 48.34%, ठीक है। तो कोई भी आपका इन्वर्टर है, चाहे सिंगल फेज है चाहे फुल वेव है, तो इतने पॉइंट तो आपको हर हालत में निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल एक आपको फॉर्मूला याद है, उसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले आपके ड्राइव हो जाएंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो बताइए, आप कमेंट करिए इन सबको, ठीक है, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो सिंगल फेज का हम फुल ब्रिज इन्वर्टर का भी यही सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो फुल ब्रिज इन्वर्टर की बात करें तो चलिए अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज और यही सारी क्वांटिटीज़ अगर देखना है तो याद रखेंगे, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। तो सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर में आउटपुट आरएमएस की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम आप लोग देख लेना बुक से, ठीक है, क्योंकि अगर सर्किट डायग्राम और वेव फॉर्म अगर बनाने लगे तो फिर ये आपका लेक्चर जो है लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको रिजल्ट देख लीजिए कि रिजल्ट हमारे क्या क्या निकलते हैं वहाँ से, तो उन रिजल्ट को याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में आपको वो रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंगल फेज का मिल जाएगा, फुल ब्रिज का, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर रिजल्ट आपको पता है, अब रिजल्ट में भी आपको ध्यान याद रखना है, एक फॉर्मूला मात्र याद रखना है और उसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको फर्स्ट पॉइंट याद क्या रखना है कि फंडामेंटल, चलिए फर्स्ट पॉइंट हम याद रखे हैं कि आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, जैसे कि उसमें भी हमने निकाला था आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। तो इसका जो
आरएमएस आउटपुट वोल्टेज आता है वो कितना होता है, हमारा सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो आउटपुट वोल्टेज यानी कि जो सप्लाई पे हमारा वोल्टेज है वही आउटपुट पे हमारा वोल्टेज मिलता है, आउटपुट आरएमएस वोल्टेज हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको nth हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज याद रखना है फुल वेव के लिए। nth हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज वो क्या निकल के आती है, तो वो निकल के आती है हमारी 4Vs अपॉन n पाई और साइन n ओमेगा टी। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, 4 की जगह पे 2 होता था। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अगर याद है तो थोड़ा थोड़ा आपका चेंजेस मिलेगा और उस चेंज को ही आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये इसको याद करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, अगर सारी चीज़ें अगर आप लोग याद करोगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहोगे और वहाँ पे गलत कर लोगे। तो याद सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, आउटपुट आरएमएस वोल्टेज, ठीक, और एक nth हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज। अब इन्हीं दो फॉर्मूले से हमारे क्या होते हैं, सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे दो फॉर्मूले हमने याद रखे कि सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज के हमारे ये होते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज क्या होता है फुल ब्रिज इन्वर्टर का, तो आप कैसे बताओगे, तो थर्ड पॉइंट याद रखेंगे, फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज। क्योंकि हम इसको शॉर्ट में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपका ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस में चीज़ें आपको ना मिल पाएँ, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सोचते हैं कि आपके लिए पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया जाए। अगर क्वेश्चन भी अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से आपको 100% वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल, तो फंडामेंटल अभी हमने बताया क्या करेंगे, फंडामेंटल हमारा 0 1 होता है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू पुट कर देंगे n की, तो n की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4Bs अपॉन n की जगह 1 और ये पाई, ये क्या हो जाएगा साइन, और n की जगह पे 1 और ये ओमेगा टी। ठीक है, बताइए चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों के, एक मिनट। तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4Vs अपॉन पाई साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा वोल्टेज क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज किसका, फुल ब्रिज इन्वर्टर का। ठीक है, इतना याद रखेंगे सभी लोग। तो फोर्थ पॉइंट क्या याद है, क्या याद रखेंगे, फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में अगर आपसे क्या पूछा जाता है कि फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज बताना है आरएमएस वो भी। ठीक है, तो ये वाला हमारा आरएमएस नहीं है, ये याद रखना, ये वाला हमारा आरएमएस नहीं है ये। ठीक है, अब यहाँ से हमको अगर हम बात करें आरएमएस आउटपुट वोल्टेज बताना है तो इसके लिए क्या करेंगे, आरएमएस फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज, तो ये निकल के क्या आता है, तो इसके लिए देखिए हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, बताइए Bm/√2 करते हैं कि नहीं, Bm/√2 करते हैं आरएमएस के लिए। ठीक है, अब फंडामेंटल है तो फंडामेंटल वाली इक्वेशन उठाएंगे, तो फंडामेंटल वाली इक्वेशन हमारी क्या है, यही है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि Bs की बात करें, Bm की बात करें तो यही वोल्टेज हमारा Bm होगा, बताइए यही होता है Bm। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या निकल के आएगा, आरएमएस इक्वल्स टू ये क्या है 4Bs/पाई, 4Bs/पाई। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें क्या करोगे, अपॉन में क्या कर दोगे √2, तो अपॉन में √2 हो जाएगा हमारा। ठीक, अपॉन √2 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4Bs/पाई√2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, 2√2। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 0 1 RMS इक्वल्स टू
2√2 अपॉन पाई और Vs। ठीक है, यही होगा। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। बताइए समझ में आ रही चीज़ें। देखिए एक एक पॉइंट आप अगर समझते चलेंगे तो आपको ये दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि सारे कुछ जो आपके फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आप रट नहीं सकते हो। ठीक है, मात्र आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं हर किसी के लिए। अब हर किसी में आपको क्या कहे, यही सारे पॉइंट आपको निकालने होते हैं, यही सारे पॉइंट आपको पूछ लेता है डायरेक्ट कि डिस्टॉर्शन फैक्टर कितना होता है, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर आपको करंट पूछ ली जाए तो करंट की बात करें तो अपॉन आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई सब लोगों के। अब 5वां पॉइंट है, तो 5वें पॉइंट में देखिए क्या पूछा गया है। क्या पूछ सकता है आपको, डिस्टॉर्शन फैक्टर, फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर का अभी हमने फॉर्मूला बताया था, क्या हमारा होता है, फंडामेंटल आउटपुट आरएमएस वोल्टेज। देखिए पिछले फॉर्मूले में हमने क्या बताया था, देखिए फंडामेंटल वाला, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, फंडामेंटल जी। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल आउटपुट आरएमएस अपॉन आउटपुट आरएमएस। ठीक, यही होता है जी। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे फंडामेंटल आउटपुट आरएमएस, तो फंडामेंटल आउटपुट आरएमएस हमारा कितना निकल के आया, 2√2 अपॉन पाई और Vs अपॉन क्या है, आउटपुट आरएमएस। तो आउटपुट आरएमएस देखिए कितना है हमारा, ये है Vs के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, Vs, यहाँ से Vs कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 अपॉन पाई। तो यहाँ से हमारा फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर कितना निकल के आया, ये आया। ये क्या है, FDF। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब 6th चीज़ हम क्या ड्राइव करेंगे, 6ठी चीज़ हमने बताया टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होगा, THD जिसको बोलते हैं। तो अभी इसके लिए भी फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, √1/G² माइनस के क्या होता था, 1। देखिए यही फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको जब वैल्यू पुट करोगे, और जब वैल्यू पुट करोगे तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बताइए। तो देखिए इसकी भी वैल्यू हमारी क्या है, फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर की वैल्यू जितनी इसमें सिंगल फेज में आई उतनी हमारी हाफ वेव में भी आती है, सॉरी फुल वेव में आई उतनी हाफ वेव में भी आती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके भी वैल्यू फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर 48.34%। तो ये बेसिकली हमारा सिंगल फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल फेज, 3 फेज के लिए हमारी चेंज हो जाती है। तो बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। लेंदी हो जा रहा है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज़ और याद रखेंगे, जब 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर हम यूज करते हैं तो याद रखना कि 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर में 2 मोड होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक 180 मोड, एक होता है 120 मोड। ठीक है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे इसमें। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 3 फेज इन्वर्टर की, 3 फेज इन्वर्टर, 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर, सॉरी। तो 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर में आपको क्या याद रखना है, आपको इसमें याद रखना है कि हमारे 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर जो होता है 2 मोड होते हैं इसके ऑपरेशन के, कौन कौन से, 3 फेज 180 डिग्री मोड BSI वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, और एक होता है 3 फेज 120 मोड BSI। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती तो याद रखेंगे सभी सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं 3 फेज में पहला मोड हम बात करते हैं कि 3 फेज 180 मोड लेते हैं। ठीक है, 3 फेज 180 मोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या क्या क्वांटिटी याद रखनी है,
ठीक है। तो इसका अगर हम लोग बात करें वेव फॉर्म तो आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, वेव फॉर्म से हमारी सारी क्वांटिटी डिराइव होके आती हैं, ठीक है। तो अब इसका फेज वोल्टेज की बात करें तो याद रखेंगे फेज वोल्टेज हमारा क्या होता है, इसके लिए फेज आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। तो फेज आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज आरएमएस इक्वल्स टू क्या हो जाता है, √2/3 Vs, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये हमारा क्या होता है 180 मोड के लिए फेज आरएमएस आउटपुट वोल्टेज निकल के आता है, ठीक है। तो जब ये आपको समझ में आ गया, इसी तरीके से ये तो फेज पूछा गया है। दूसरा पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे कि जो लाइन आरएमएस वोल्टेज भी पूछ सकता है, लाइन आरएमएस वोल्टेज। तो लाइन आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, VL RMS इक्वल्स टू √2/3 Vs। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है। दोनों चीज़ें याद रखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके रिजल्ट हैं, तो इनको याद रखिए सभी लोग, ठीक है। अब इसी में आपको nth हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज पूछा जाए फेज ए में, फेज बी में, फेज सी में, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये फेज ए में अगर हम लोग बात करते हैं nth हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज की, तो तीसरा पॉइंट इसमें याद रखेंगे nth हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज, और वो हमारा क्या हो जाएगा VAN हम मान लेते हैं कोई, तो 2Vs/n पाई साइन n ओमेगा टी, ठीक है, साइन n ओमेगा टी। तो ये हमारा निकल के आता है 180 मोड के लिए n ओमेगा टी, ठीक है। इसको याद रखेंगे सभी लोग। अब यहाँ पे अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो फंडामेंटल क्या हो जाएगा, देखिए फंडामेंटल, तो फंडामेंटल में हमने आपको क्या बताया, n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, फेज आरएमएस वोल्टेज, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 रख दोगे, VAN, ये क्या हो जाएगा 2Vs/पाई, n की जगह पे 1, तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा, बताइए। तो ये हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है फंडामेंटल। अभी आरएमएस, सॉरी इसमें आरएमएस पूछा है ना, तो आरएमएस के लिए हम क्या वैल्यू लेते थे, ये पीक वैल्यू लेते थे BM, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं पीक वैल्यू लेंगे, तो पीक वैल्यू के केस में देखिए क्या हो जाएगा, इसको इरेज करिए यहाँ से, तो n की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, PA1 इक्वल्स टू 2Vs/पाई/√2 कर देंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा √2Vs/पाई, ठीक है। तो यहाँ से ये वोल्टेज निकल के आता है 180 मोड के लिए। ऐसे ही आप जब इसको सॉल्व करेंगे फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर, ठीक है, पांचवा पॉइंट हमने क्या बताया, फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर का अभी हमने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, फंडामेंटल आउटपुट आरएमएस अपॉन आउटपुट आरएमएस, ठीक है। तो वहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या निकल के आता है 3/पाई, ठीक है। ये वैल्यू याद रखना सभी लोग, 3/पाई, समझे। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की बात करें तो ये कितना निकल के आता है, तो ये हमारा निकल के आता है 131%, ठीक। ये क्या है 3 फेज के लिए 180 मोड के लिए। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही रिजल्ट आपको पूछ लेता है, समझे सभी लोग, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या है 180 मोड के पूछता है, तो 180 मोड के लिए आप देख लीजिए एक बार सभी लोग, क्या क्या 180 मोड में आपको याद रखना है, 3 फेज 180 मोड BSI, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें इसके लाइन वोल्टेज की, आउटपुट वोल्टेज की, तो ये हमारा क्या निकल के आता है
तो इसमें पॉइंट याद रखेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज। तो ये क्या निकल के आता है, वीपी हम कह सकते हैं, वीपी वी फेज वोल्टेज क्या है, सप्लाई वोल्टेज अपॉन √6। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व भी करोगे √6 को तो इसकी वैल्यू आपको इस फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकती है, 4082 सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो BP इक्वल टू 0.4082 BS। ठीक, ये फेज वोल्टेज है। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए आरएमएस लाइन वोल्टेज, तो आरएमएस लाइन वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा, आरएमएस लाइन वोल्टेज ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, VL इक्वल टू VS अपॉन √2 कर दोगे, तो यहाँ से हमारी क्या निकल के आ जाएगा, आरएमएस वोल्टेज 0.7071 BS। ये आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, रिजल्ट में आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। और तीसरा पॉइंट आपको इसमें क्या रखना है, फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर भी हमारा कितना होता है, 3/π। ठीक है, G इक्वल टू, ये पॉइंट याद रखना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, D इक्वल टू 31%। ठीक है, तो 3 फेज के लिए हमारा सेम हमारा निकल के आता है, चाहे 180 मोड हो, चाहे 180 मोड हो, चाहे 120 मोड हो। ठीक है, उस केस में हमारा फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की वैल्यू सेम निकल के आती है। जब आप उसको डिटेल में सॉल्व करोगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो THD हमारा क्या है, 31%। ठीक, तो इतनी बात याद रखेंगे सभी लोग। बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? ठीक, अच्छा एक चीज़ है और, अगर आपसे एक क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अगर हार्मोनिक दी गई है, nth हार्मोनिक है, उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो पल्स विड्थ और हार्मोनिक का रिलेशन क्या होता है, तो वो याद रखेंगे। एक पॉइंट है, इसको याद कर लेंगे नोट करके, क्या है, 2D इक्वल टू 2π/n। ठीक है, तो 2D हमारा क्या है, ये हमारी पल्स विड्थ होती है। ये पल्स विड्थ किसकी होती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर की। ठीक है, तो ये क्या है, पल्स विड्थ है, पल्स विड्थ। ठीक है, तो ये हार्मोनिक का और पल्स विड्थ का रिलेशन आप याद रखेंगे, इससे आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई सब लोगों के? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इन्वर्टर से, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कल लेके आएंगे आपके लिए। और उसको अब शायद आपका एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम है, तब तक हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद चलिए 2 लेक्चर और आएंगे इसके बाद, तो ये हमारा कवर हो जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा भैया सभी लोग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आप सभी लोग क्या करेंगे, इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम देने से पहले इसको एक बार रिवाइज़ करके जाइएगा। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।